साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं अर्थ पर एक स्टार क्रिएट करने की, और अगर वो ये चीज करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को एंडलेस और इनफाइनाइट पावर का सोर्स मिल सकता है। मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अब जब हम स्टार की बात करते हैं तो एक चीज समझना जरूरी है कि हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, और सन पर जो हाइड्रोजन का रिएक्शन चल रहा है उसको बोला जाता है फ्यूजन रिएक्शन। और अभी जो न्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग बिजली बनाते हैं उसमें हम करते हैं फिजन रिएक्शन। और अगर एक चीज देखी जाए तो जो हमारा फिजन रिएक्शन होता है और जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो फ्यूजन रिएक्शन में हम 4 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर यहां पर एक प्रॉब्लम है, जब कभी भी हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर्स कुछ 10,000 डिग्री सेल्सियस से 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और इतने टेम्परेचर को हैंडल करने वाला कोई एलिमेंट अर्थ पर है ही नहीं। तो देखो स्टार किस तरीके से फॉर्म होगा वो मैं लास्ट तक आते आते तो आपको समझाऊंगा ही, मगर इसके बेसिक्स थोड़े से मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी में जो हम एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम न्यूक्लियर फिजन के थ्रू कर रहे हैं। अब मैंने भी इतना सारा पढ़ा है तो आपको समझाना भी जरूरी है। तो फिजन के अंदर क्या होता है, एक एटॉमिक न्यूक्लियाई पे जब न्यूक्लियस आके लगता है वो 2 में बट जाता है, और जैसे ही वो 2 में बटता है और उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। अब ये जो एनर्जी हमें मिलती है ये मिलती है हीट की फॉर्म में, जिससे कि हम पानी गर्म कर लेते हैं। अब पानी गर्म करते हैं और उससे फिर हमारे को मिलती है स्टीम, जिससे हम स्टीम टरबाइंस चलाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक बारी इस तरीके का एक चेन रिएक्शन चालू हो जाए तो इस रिएक्शन को रोकना बहुत मुश्किल होता है या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से जब जापान में अर्थक्वेक आया था तो वहां के न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि वो चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही एनर्जी हमारे यूनिवर्स की भी एनर्जी का सोर्स है। एक्चुअल में जितने भी स्टार्स हैं उन सब पे यही रिएक्शन चल रहा है, और हमारे यहाँ पे जो पूरे अर्थ के साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को 1950 से करने में लगे हुए हैं। और जब कभी भी इसके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं या फिर कभी कोई जानकारी आती है तो इस चीज़ को हमेशा 20 साल आगे ही बताया जाता है कि अभी 20 साल बाद हो जाएगा, अभी 20 साल बाद हो जाएगा। तो 1950 से यूएस से और उस समय के सोवियत यूनियन में ये रिसर्च चल रही है और करेंट डेट तक चल रही है। बट अब बहुत सारे ब्रेक थ्रूज ऐसे आ गए हैं जिससे कि लगता है कि कुछ 5-10 सालों में हम ये चीज अचीव कर पाएंगे। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन को करने में 2 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि इतने सुपर हाई टेम्परेचर्स को हैंडल करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब हम स्टार फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और वही रिएक्शन को अर्थ पर करने की बात कर रहे हैं जो एक स्टार में होता है, तो नो डाउट टेम्परेचर्स का बढ़ना तो तय है। मगर यहाँ पे एक दूसरा चैलेंज भी है, जितने भी फ्यूजन रिएक्टर्स बने हैं अब तक वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू कि उनसे हम ज्यादा एनर्जी निकाल सकें। अब इस चीज को ऐसे समझो कि 2 जब एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं और हमें उन्हें आपस में भिड़वाना होता है, मतलब हमें उन्हें टक्कर करानी है ताकि एक नया एलिमेंट फॉर्म हो पाए, तो ये चीज इतनी आसान नहीं होती। हर एक एटॉमिक न्यूक्लियाई का अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन होता है। एक मतलब जैसे हमने मैग्नेट देखी है, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को जब हम मिलाएंगे तो आपस में वो रिपेल करेगा। इसी तरीके से एटॉमिक न्यूक्लियाई भी जब हम आपस में पास में लेकर जाते हैं तो वो एक दूसरे से रिपेल करता है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एक एटॉमिक न्यूक्लियाई को हमें एक स्पीड देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे कि ये दोनों आपस में टकरा जाएं। अभी तक जो रिसर्च चल रही थी उसमें हम एनर्जी ज्यादा दे रहे थे इन दोनों को टकरवाने के लिए, और इनके टकरने से जो एनर्जी निकल रही थी वो कम निकल रही थी, आसान भाषा में। तो अब जो साइंटिस्ट ने एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन लाया है तो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है 2 तरीके के फ्यूल का, क्योंकि 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं जिन्हें मिलाना है हमें। तो पहला तो है ड्यूटेरियम और दूसरा है ट्रिटियम। अब ये दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब आइसोटॉप्स यार पढ़ लिए होते ना बचपन में, तो इतना नहीं एक्सप्लेन करना होता। आइसोटॉप्स बेसिकली जिनके प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि इन दोनों को टकरवाना है, इन दोनों की टक्कर करानी है आपस में। तो क्या होता है कि ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में होता है। तो इन गैसेस को इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है और इतनी ज्यादा इनको हीट कर दिया जाता है कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं।
इनके आयन्स इधर उधर भागने लगते हैं, और जब इनके आयन्स इधर उधर भागने लगते हैं तो ये टेक्निकली प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लाज्मा जिन किसी को भी नहीं पता, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है और यूनिवर्स में अबंडेंटली प्लाज्मा भरा हुआ है। तो ये जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो इंटरेस्टिंग चीज हमारे पहले वाले पॉइंट को सॉल्व करती है, हाई टेम्परेचर वाले। कोई भी मटेरियल इतने ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर सकता, मगर मैग्नेटिक फील्ड तो कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिकली चार्ज्ड रिमोट है और मेरे हाथ है साउथ पोल, ये रिमोट है नॉर्थ पोल, तो मैं इसको ऐसे लेविटेट तो कर ही सकता हूँ। हमने मैग्नेटिकली उड़ते हुए ग्लोब और बहुत सारी चीजें देखी हैं। इसको कुछ इसी तरीके से समझना, बहुत ही बेकार एग्जांपल दे रहा हूं बट समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो कंटेनर होता है उसकी बाउंड्री से टच नहीं होता। कंटेनर की बाउंड्री को मैग्नेटिकली चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये चार्ज जो मैग्नेटिक बाउंड्री होती है ये उस प्लाज्मा को अपने अंदर कंटेन करके रखती है। तो वही बात हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड टेक्निकली इस प्लाज्मा को चैनलाइज कर रही है, तो बाउंड्री भी गर्म होने से बच गई। अब यहां तक तो ये वाला प्रोसेस तो सब लोगों का कॉमन था। अब क्या होता है कि जब वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया, खूब सारी एनर्जी हीट दे दी, तो इसके आयंस भगने लगते हैं। अब जब ये आयंस इधर उधर भगते हैं, सुपर हॉट हो जाते हैं। अब यहां से प्रोसेस अलग अलग रिसर्च का अलग अलग मुड़ जाता है। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो रिसर्च चल रही है यूएसए के अंदर, उसका बताता हूं। वो लोग क्या करते हैं, जो प्लाज्मा के आयंस बाहर निकल रहे हैं ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट जनरेट करते हैं, तो ये इस चैम्बर के बाहर गर्म पानी का सर्कुलेशन कर देते हैं। और अगेन गर्म पानी है, स्टीम बनेगी, टर्बाइंस चलेंगी, बिजली बनेगी। सिंपल, यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। बट अब हम समझते हैं एक स्टेप आगे की रिसर्च। अगली रिसर्च है हीलियन एनर्जी की। ये भी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। इसमें नासा ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, इन सब लोगों ने अपना पैसा डाला है। तो अब यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ। अगर आप लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी है और उसके चेस्ट में लगा हुआ पीस अगर आप लोगों ने देखा है, तो वहां पे भी एक आर्क रिएक्टर है। तो वो रिएक्टर चलता है और उसके चारों तरफ अगर आपने नोटिस करा है तो मैग्नेट्स लगी हुई हैं। तो वो जो आर्क है बेसिकली वो एक प्लाज्मा है और उसको चैनलाइज कर रही हैं वो सारी की सारी मैग्नेट्स, ताकि वो सरफेस से टच ना हो। और इसी के साथ साथ आयरन मैन के सूट को वो बेसिकली सेंटर पीस पावर देता है। मगर यहाँ पे तो कोई स्टीम नहीं बन रही है, कोई पानी गर्म नहीं हो रहा, तो वो कैसे हो रहा है? अब मैं इसी प्रिंसिपल पे आ रहा हूं क्योंकि इस चीज पे हीलियन एनर्जी काम कर रहा है। अब क्या होता है आगे समझते हैं। तो देखो, सुपर हीटेड प्लाज्मा, अब हीलियन एनर्जी भी यही दो तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। तो एक साइड से तो ये पर्टिकुलरली ड्यूटीरियम को सुपर हीट करके प्लाज्मा में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी साइड से ये ट्रिटियम ही यूज कर रहा है वैसे, मगर इनकी रिसर्च में काफी सारे और भी फ्यूल्स इन्होंने लिए थे, तो ये दूसरी साइड से सेकंड फ्यूल को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर रहा है। फिर मैग्नेटिकली वो इस प्लाज्मा को सेंटर की तरफ चैनलाइज कर रहा है, जहां पे इनका प्रेशर और टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाता है। और जब ये इसको कोर में ले आता है तो प्लाज्मा इतना ज्यादा सुपर हॉट हो जाता है। और जब ये प्लाज्मा है जिसको हम मैग्नेटिकली, मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यहीं पे आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब ये प्लाज्मा दोनों फ्यूल्स का सेंटर में आके मिलता है तो यहां तक आते आते ये सुपर हॉट हो जाता है और इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जब ये पहुंच जाता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आउटर कोर की मैग्नेटिक फील्ड अब इस प्लाज्मा को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये कोर का प्लाज्मा आउटर कोर की मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। और इस तरीके से ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर देता है आउटर मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्टीम बनाने का प्रोसेस, पानी गर्म करने का प्रोसेस कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाता है, और हीलियन एनर्जी के इस रिएक्टर से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हो। मगर अब आता है एक अहम सवाल कि जब हमारे पास सोलर है, विंड है, हाइडल एनर्जी है, दुनिया भर के एनर्जी सोर्सेज हैं, तो फिर इस नए तरीके की फ्यूजन एनर्जी में इतनी माथा खपाई क्यों? तो अब यहाँ पे एक चैलेंज समझो दोस्तों। पुराने टाइम में जो हम 50 गूगल सर्च करके एनर्जी खोते थे, एनर्जी इन्वेस्ट करते थे या फिर एनर्जी डालते थे 50 गूगल सर्च के बराबर, वो अब हम अगर एक चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ले लेते हैं तो उतनी एनर्जी चली जाती है। और उसी के साथ साथ आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने में जितनी एनर्जी लगती है, अगर आप एआई से एक इमेज जनरेट कर लो तो शायद उतनी बिजली लग जाती है। तो और ये भी एस्टिमेटेड है कि 135 टेरावाट
कि पावर डिमांड होगी आने वाले टाइम में एआई इंडस्ट्री की। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस में तो वैसे भी सर्वर्स के लिए, जो भी गूगल के डेटा सेंटर है उन सब के लिए पावर कट्स बहुत कॉमन है और वहाँ पे वो बैकअप के लिए जनरेटर्स पे रिलाय करते हैं। और इसी वजह से, और इनका क्या होता है कि गूगल ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सोलर में भी डाला हुआ है, विंड में भी डाला हुआ है, बट उनको पता है कि इनसे हमारी पूर्ति नहीं होने वाली। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इन स्टार्टअप्स को ढूंढ रही हैं जिसके अंदर वो इनमें पैसा डाल सकें और अपने भविष्य की एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर सकें। मगर किस्से कहानी केवल यहीं पे नहीं रुकते, एक नए तरीके की बैटरी भी आ रही है जिसको बोला जा रहा है फ्लाई व्हील बैटरी, मैकेनिकल बैटरी है। अगर आपने उस पर हमारी बनाई हुई वीडियो नहीं देखी अभी तक तो देखो, इस साइड में आ रही होगी, अभी के अभी जाके देखो।